हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक है मेरा केमिकल बॉन्डिंग से। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। हमारे दो वीडियोज़ रहेंगे आज, एक बीपीटी से रिलेटेड रहेगा और एक हमारा सिग्मा पाई बॉन्ड से रिलेटेड रहेगा। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले केमिकल बॉन्डिंग्स में काफ़ी बेसिक्स चीज़ें डिस्कस कर ली थी, डाइपोल मूवमेंट, पोलरिटी, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स और फॉर्मल चार्ज आपका वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें लगभग हमने इंट्रोडक्शनल पार्ट, फजान्स रूल, बॉन एवर साइक्लिक, ये सब लगभग हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम कुछ नया डिस्कस करने जा रहे हैं, बीपीटी, जिसे हम लोग कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, डिस्कवरी बाय हिटलर एंड लंदन, या हम इसे लाइनेक्स पुलिंग की भी थ्योरी कह सकते हैं। बॉन्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है हमारी, वो हमारी लाइनेक्स पुलिंग की भी थ्योरी होगी। आइए मैं आपको बता दूं कि पूरा सिस्टम क्या है। स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल को समझाने के लिए सबसे पहले लुईस का कॉन्सेप्ट आया था। लुईस का कॉन्सेप्ट ये कहता था कि ऑक्टेट फिल होना चाहिए, स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। हमने स्ट्रक्चर्स बनाए भी थे, लेकिन जब लुईस से पूछा गया कि ये बॉन्ड कैसे बनते हैं तो लुईस ने कहा मैं नहीं जानता बॉन्ड कैसे बनते हैं, मैं तो बस ऑक्टेट फिल करने की बात समझता हूँ और उतना ही जानता हूँ, पर मैं ये नहीं जानता कि मॉलिक्यूल कैसे बॉन्ड बनाते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। एक थ्योरी और आई, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और इस थ्योरी का हेल्प लेकर हम लोग वेस्पर थ्योरी का हेल्प लेकर हम लोग मॉलिक्यूल की शेप को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं बताते कि बॉन्ड आखिरकार कैसे बनेंगे। दोनों की दोनों थ्योरी इस चीज़ को बताने में फेल हो गई कि आखिरकार बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स की एक थ्योरी आई। क्वांटम मैकेनिक्स की हम दो थ्योरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्वांटम केमिस्ट्री कह लीजिएगा या क्वांटम मैकेनिक्स कह लीजिएगा। क्वांटम केमिस्ट्री के बेसिस पर हम दो थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक हम थ्योरी पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और ये एडवांस वर्जन है बीपीटी का, ध्यान रखेंगे। एमओटी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है अपने आप में, उसके लिए एक अलग से वीडियोस रहेगा हमारा। बीपीटी का एडवांस वर्जन है एमओटी, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ेंगे हम, मैं बताऊंगा कि हम एमओटी क्यों पढ़ेंगे और बीपीटी क्यों पढ़ेंगे। फिलहाल बीपीटी की बात कर रहे हैं, बीपीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात कर रहे हैं। आइए मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि बॉन्ड आखिरकार कैसे बनते हैं, किस तरीके से आपके बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं, कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके ओवरलैप्ड करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट रहता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले एक छोटा सा बेसिक आइडिया आपको करा दूँ। आपके कुछ ऑर्बिटल्स होते थे, याद होगा, एक एस ऑर्बिटल होता था, एक पी होता था, एक डी होता था और एक एफ होता था। एस की जो शेप होती थी वो स्पेरिकल होती थी, पी की जो शेप होती थी वो डम्बल होती थी, और डी की जो होती थी वो डबल डम्बल होती थी, और एफ की जो होती थी कॉम्प्लेक्स होती थी या कॉम्प्लिकेटेड शेप कहते थे। एक बात और आप थोड़ा सा याद रखेंगे, एस जो होगा उसका नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि एस जो होगा, एस ऑर्बिटल का नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर्स होता है, और पी डी एफ इन सब के डायरेक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं, और डायरेक्शनल कैरेक्टर इस ऑर्डर में इंक्रीज भी करते हैं। मींस आप मान लें एफ का जो भी होगा उसका डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा होगा डी के कंपेयर में, और डी का डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा होगा पी के कंपेयर में, और एस का तो सबसे पुअर डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा। मींस मान के चलो ये तो नॉन डायरेक्शनल में ही मैंने डाल दिया है, ठीक है। एस आपका नॉन डायरेक्शनल होगा और एफ का डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा होगा डी के कंपेयर में, और डी का पी और पी का एस, ठीक है। ये बेसिक आइडिया मुझे थोड़ा सा आपको करवाना था, इसकी मुझे आवश्यकता पड़ेगी, बिना इसके मैं अपनी थ्योरी खत्म ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आइए
नोट कर लीजिए पॉज करके। आइए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा हम लोग। चलिए देखिए, बीपीटी की थ्योरी ये कहती है कि दो एटम के न्यूक्लियाई अगर वो दूर दूर रहते हैं तो उनमें कोई भी इंटरेक्शंस नहीं होंगे कभी। आप फिर सुन लीजिए, अगर दो एटम के न्यूक्लियाई बहुत दूर दूर रहते हैं तो उनमें कभी भी कोई इंटरेक्शंस नहीं होंगे, लेकिन अगर वो पास आते हैं, पास आएंगे तो वो कहता है, बीपीटी की थ्योरी कहती है तो इंटरेक्शंस होंगे। आप समझें, अगर वो पास पास आएंगे तो इंटरेक्शंस होंगे। आइए वो कौन कौन से इंटरेक्शंस होंगे तब ये, और जब भी इंटरेक्शंस होंगे सिस्टम पास आएगा, सिस्टम पास आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी और तभी जाकर वो स्टेबल्स मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, स्टेबल्स चीज़ें तैयार होंगी अगर सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा। तो एक चीज़ तो आज क्लियर कर ले, बॉन्ड बनाना एक स्टेबिलिटी गेन करने का ही कॉन्सेप्ट है। एनर्जी रिलीज होगी और अगर एनर्जी सिस्टम रिलीज करेगा तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा प्लीज़, ठीक है। आइए क्या पूरा खेल है, मैं हाइड्रोजन को लेकर स्टडी कर रहा हूँ, है ना। मैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ बीपीटी के बेसिस पर, ठीक है। मान लीजिएगा ये हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई है, ये एक इसका इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। ये सबको क्लियर है, सबको समझ। मान लो ये फिलहाल अभी बहुत दूर दूर रहते हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर रहते हैं, तो मैंने क्या कहा था, इनमें कभी भी कोई इंटरेक्शंस नहीं होंगे। लेकिन अगर ये पास आएंगे तो कुछ चीज़ें होने वाली हैं, आप खुद समझ रहे हैं। अगर ये दोनों पास आएंगे तो क्या होगा सर, ये दोनों अगर न्यूक्लियाई पास आ जाएंगे तो बहुत कुछ होने वाला है। आप लोग देखें, बहुत कुछ चीज़ें बदलेंगी। इस न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन से एक अट्रैक्शन होगा, ठीक है, इस न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन से एक अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा सर। और इस वाले इलेक्ट्रॉन का दूसरे न्यूक्लियस से भी एक अट्रैक्शन, नया अट्रैक्शन जनरेट होगा, और इसका भी दूसरे इलेक्ट्रॉन का उसके न्यूक्लियस से एक नया अट्रैक्शन जनरेट होगा। लेकिन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक रिपल्शन जनरेट करेंगे, और ये दोनों के न्यूक्लियाई भी आपको रिपल्शन जनरेट करेंगे। मतलब आपने बीपीटी से एक नई चीज़ सीखी कि दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई जब पास आएंगे तो कुछ अट्रैक्शंस आएंगे, कुछ रिपल्शंस आएंगे। उस अट्रैक्शंस की वजह से ही वो पास आएंगे, और नए अट्रैक्शंस आएंगे तो अट्रैक्शंस की वजह से ही बॉन्ड फॉर्म्ड होगा। अगर रिपल्शंस आ गए, आप फिर सुन लीजिएगा, रिपल्शंस अगर बढ़ गए, रिपल्शन एक्टिव हो गए तो बॉन्ड कभी नहीं बनेगा, वो सिस्टम को दूर दूर करेगा, और सिस्टम को दूर दूर करेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। सिस्टम को दूर दूर करेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो बीपीटी के अकॉर्डिंग जब दो एटम के न्यूक्लियाई पास आएंगे तो कुछ अट्रैक्शंस होंगे, कुछ रिपल्शंस होंगे। अट्रैक्शन इफेक्टिव होंगे इसलिए वो पास आएंगे, और अट्रैक्शन की होने की वजह से ऑर्बिटल्स ओवरलैप्ड होंगे। पास पास आने की वजह से, क्लोज आने की वजह से वो आपके क्या करेंगे, ओवरलैप्ड होंगे, और ओवरलैप्ड होने से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और जब भी एक बॉन्ड फॉर्म्ड होगा सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा, और उस जब बॉन्ड फॉर्म्ड होता है या ओवरलैप्ड होता है पूरा मैक्सिमम एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो उस पॉइंट पर जो भी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम लोग बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, और उनका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा ओवरलैप्ड होने का ऑर्बिटल्स का, उसी को हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। आइए हम लोग समझेंगे सारी चीज़ें। तो मैंने ये हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट समझाया। देखिए, आपने कभी सुना होगा कि He2 एग्जिस्ट नहीं होता, होगा भी नहीं। आप देखें, ये हीलियम है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन होगा, ये हीलियम, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन। नो डाउट इसका अट्रैक्शन होगा, इसका अट्रैक्शन होगा, इसका अट्रैक्शन होगा, ठीक है, इसका भी अट्रैक्शन होगा। लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं, रिपल्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, रिपल्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और ज़्यादा रिपल्शंस होना मेरे बीपीटी के खिलाफ है। रिपल्शंस ज़्यादा होना बीपीटी के खिलाफ है। अगर दो एटम के न्यूक्लियाई पास आते हैं, रिपल्शंस बढ़ते हैं तो बॉन्ड कभी नहीं बनेगा, और अट्रैक्शंस बढ़ेंगे तो बॉन्ड बनेगा। आ गई मेरी बात समझ में? यही चीज़ बीपीटी कहती है। मैं थ्योरी इंक्लूड कर दूंगा। ये दोनों डायग्राम्स बनाइएगा प्लीज़, ठीक है। और मैं एक डायग्राम्स और बना रहा हूँ, ये भी डायग्राम थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एनर्जी है आपकी, पोटेंशियल से एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, ठीक है। ये आपकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का ग्राफ बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये वो मिनिमम पॉइंट है,
ये बॉन्ड एनर्जी होगी। जब बॉन्ड फॉर्म्ड होगा ओवरलैप्ड करेगा, ठीक है, इस पॉइंट पर जाकर ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर होगा तो थोड़े से दूर होंगे, और अगर ये होगा तो बहुत दूर दूर होंगे। ये इस तरीके से ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। इस पॉइंट पर अगर जो भी एनर्जी रिलीज होगी मिनिमम, वही आपकी बॉन्डिंग एनर्जी कहलाती है। तो बीपीटी के बेसिस पर आप इसे भी बनाएंगे, इसे भी बनाएंगे। ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा। और ये सारे डायग्राम्स बना लीजिएगा, प्लीज़ फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। तो आइए, आपने ये डायग्राम्स बना लिया होंगे, ठीक है। बीपीटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, थ्योरी में आपको दूंगा। फाइनली हम लोग कह सकते हैं ये आपका हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग का एक कॉन्सेप्ट है। जब ओवरलैप्ड होते हैं जब दो हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो एक बॉन्ड फॉर्म्ड होगा, और बॉन्ड फॉर्म्ड होने में एक सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा। ये बात आप समझ लीजिएगा। दूसरी बात आपको मैं और क्लियर कर दूं, जब बॉन्ड फॉर्म्ड होगा, दूसरी बात मैं आपकी और क्लियर कर दूं, जब बॉन्ड फॉर्म्ड होगा तो अट्रैक्शंस जनरेट होंगे और रिपल्शन, और नए अट्रैक्शंस ही आवश्यक हैं बॉन्ड बनाने के लिए, अन्यथा बॉन्ड कभी नहीं बनेगा अगर रिपल्शंस बढ़ गए हैं तो, ठीक है। आइए मैं कुछ और बॉन्ड बनाने का प्रयास करता हूँ, कुछ ओवरलैपिंग्स और आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। फाइनली मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये ओवरलैपिंग जो है आपकी, ओवरलैपिंग जो है, ठीक है, वो डिपेंड करेगी, जितनी मोर ओवरलैपिंग जो होगी वो डिपेंड करेगी आपकी डायरेक्शनल करेक्टर पर। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपका ओवरलैप्ड होगा सिस्टम, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब मैं सीधी सी बात करूं तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड आपका बढ़ जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो मोर ओवरलैपिंग होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड आपका बढ़ जाएगा, या आप ये कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतनी ही आपकी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड आपका बढ़ जाएगा। ये बात आप थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। आइए मैं बीपीटी के कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा दोहराता हूँ। बीपीटी ये कहती है जब दो हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप्ड करते हैं तो एक बॉन्ड फॉर्म्ड होता है। फिर सुन लीजिएगा, जब दो हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप्ड करते हैं तो एक बॉन्ड फॉर्म्ड होता है। ओवरलैप करने वाले हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास अपोजिट साइन के इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ओवरलैप्ड करने वाले हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास अपोजिट साइन के इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए। अगर उन पर अपोजिट साइन के इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो कभी भी ओवरलैप्ड नहीं करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मोर ओवरलैपिंग होगी, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग बढ़ेगी। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपका स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग बढ़ेगा। मैं भी इस पर भी क्वेश्चंस बनाऊंगा, पर ये काम की चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए भाई प्लीज़ नोट रखें, याद रखें, ठीक है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मेरे जुड़े हुए हैं क्लास 11 के, आप निश्चित रहिए, मैं सब कुछ आपको पढ़ाऊँगा। केमिकल बॉन्डिंग्स ख़त्म करने के बाद हम लोग पीरियडिक टेबल्स पकड़ेंगे और फिर हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में जाएंगे। बहुत गजब टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री, बहुत स्टूडेंट्स को परेशान करती है। स्टेट ऑफ मैटर, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, सबकी बात करेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। आइए मैं एक ओवरलैपिंग समझाता हूँ आपको, प्रयास करता हूँ। पहले क्लियर कर दिया था एस की फेस स्फेरिकल होती है और पी की कैसी होती है, डम्बल्स होती है। अगर पी एक्स होगा तो एक्स एक्सिस पे डम्बल लोब्स होंगी, अगर पी वाई होगा, ये भी बात आप लोग समझ लीजिएगा, वाई एक्सिस पर डम्बल्स होगा, और जेड होगा तो जेड एक्सिस पे डम्बल फेस होंगी। ये बात आपको मैं बता दूं। आइए जरा हाइड्रोजन का समझते हैं, हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। एक तो ऐसे ही समझ सकते हैं भाई, एक हाइड्रोजन का 1s1 होता है, ठीक, हाइड्रोजन की स्पेरिकल फेस होती है, ठीक है, और ये दूसरा हाइड्रोजन है उसकी भी स्पेरिकल होगी, ठीक है। ये दोनों आपस में ओवरलैप्ड कर लेंगे, बीपीटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे और आपका एक बॉन्ड फॉर्म्ड होगा। अभी मैं नहीं कोई बात करूंगा कि सिग्मा होगा या पाई होगा, केवल एक बॉन्ड फॉर्म्ड होगा। ये बात मेरी हो गई। मैं इस चीज़ को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता था, अगर आप चाहते तो मैं ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि भाई हाइड्रोजन होता है 1s1 के पास एक ऑर्बिटल होता है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन होगा।
इसके पास भी 1s1, लेकिन इसका क्लॉकवाइज है तो उसका एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, और ये आपस में एक बॉन्ड बना सकते हैं इस तरीके से। आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप ऐसे भी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आइए मैं एक और बता देता हूँ आपको। F2 का, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1s2, 2s2, 2p5 होता है। P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसको px कहते हैं, इसको py कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, pz कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, इसको हम लोग pz कहते हैं, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं। px कैसा होगा, मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। px जो होगा वो ऐसा होगा, मान लो, ठीक है। ये मैंने मान लिया है py, मैं किसी को भी किसी भी एक्सिस पे ले जा सकता हूँ, उससे कोई मेरी लड़ाई नहीं है, और मैं इसे pz मान लेता हूँ। ये एक फ्लोरीन का है, ये px हो गया, ये py हो गया, और ये मैंने pz मान लिया है। px तो देखो पूरा भरा हुआ है, pz पूरा भरा हुआ है, लेकिन py पूरा भरा हुआ है आपका, लेकिन pz के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होगा, हाफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। बिल्कुल सेम सिचुएशंस, आप लोग थोड़ा सा समझें, बिल्कुल सेम सिचुएशंस जो होंगी वो आपकी किसकी होंगी, बिल्कुल सेम सिचुएशंस जो होंगी वो आपके नेक्स्ट फ्लोरीन की भी होंगी। नेक्स्ट फ्लोरीन जो होगा उसके पास भी कुछ ऐसी ही पिक्चर्स होंगी, ठीक है। मेरी पेंटिंग थोड़ी ठीक नहीं है, आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। ये x भरा हुआ है, ये y आपका भरा हुआ है, ठीक है। ये दोनों हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि अपोजिट स्पिन भी रखते हैं, आपस में ओवरलैप्ड कर लेंगे, और आपका फ्लोरीन का मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड फॉर्मेशंस हो जाएगा। आइए अब मैं इसे और थोड़ा सा समझूंगा अच्छे से, लेकिन फिलहाल मैंने बताया बीपीटी के बेसिस पर कैसे बॉन्ड बन रहे हैं। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग होगी, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड आपके बढ़ेंगे, ठीक है। आइए मैं ज़रा इसको हटा दूँ भाई ज़रा, चलिए। ये आपके समझ में आया होगा थोड़ा सा कि भाई इस तरीके से बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। आइए, आप बीपीटी कहती है कि आप इसके अलावा भी, आप इन सब चीज़ों के अलावा भी कुछ और भी टाइप्स के ओवरलैप्ड देखते हैं, ठीक है। इन सब के अलावा भी आप कुछ और ओवरलैपिंग भी देखते हैं। एक तो होती है आपकी पॉजिटिव ओवरलैप, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, इसको आप इन फेस ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, इन फेस होगी ये। और एक होती है आपकी नेगेटिव ओवरलैपिंग, एक आपकी होती है नेगेटिव ओवरलैपिंग, और आपकी जो नेगेटिव ओवरलैपिंग होती है वो आउट ऑफ फेस होती है, याद रखेंगे थोड़ा सा, इन फेस और आउट ऑफ फेस होती है। और एक होती है आपकी जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है। बीपीटी कहती है कि आप कुछ और भी थोड़ी सी स्पेशल ओवरलैपिंग देखते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिएगा एक एस का ऑर्बिटल दूसरा एस का ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप्ड कर रहा है, लेकिन भैया उनका जो फेस है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम फेस ओवरलैप्ड कर रहे हैं, सेम फेस के ऑर्बिटल हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप्ड कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होंगी। आइए जरा इसको समझ लीजिए, ये P है, अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा। अगर दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल भी आपका प्लस फेस है और ये माइनस फेस है, और प्लस फेस से ही ओवरलैप्ड करेगा, तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होंगी या आपकी इन फेस ओवरलैपिंग होंगी, ठीक है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग होंगी या इन फेस ओवरलैपिंग होंगी। और आप ये भी कर सकते हैं, आप समझने का प्रयास करिए, अगर आपका एक p ऑर्बिटल है जिसका एक प्लस फेस है एक माइनस फेस होगा, और दूसरा p ऑर्बिटल्स माइनस और प्लस फेस है, और इस टाइप की जो ओवरलैपिंग होंगी ये प्लस तो नहीं होंगी, ये आउट ऑफ फेस होंगी, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव ओवरलैपिंग। क्या कहेंगे हम इन्हें, नेगेटिव ओवरलैपिंग कहेंगे। आप इधर भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा आप इधर भी समझ सकते हैं, ये प्लस फेस है ये माइनस फेस है, प्लस फेस से ओवरलैप्ड करे, माइनस फेस से ओवरलैपिंग करे तो पॉजिटिव होगी। आप फिर समझिए, प्लस फेस से करेगा, माइनस से करेगा तो पॉजिटिव ओवरलैप्ड होगी। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है प्लस माइनस से और माइनस प्लस से कर रहा है, तो ये आपकी आउट ऑफ फेस होंगी, मींस नेगेटिव ओवरलैपिंग होंगी। तो मैंने पॉजिटिव ओवरलैपिंग भी बताई, मैंने नेगेटिव ओवरलैपिंग भी बताई क्या होती है, और मैं क्लियर कर दूं, नेगेटिव ओवरलैपिंग आर नॉट अलाउड, नेगेटिव ओवरलैपिंग आर नॉट अलाउड नहीं है। इस चीज़ का भी याद रखेंगे। जीरो ओवरलैपिंग क्या होती है देख लीजिए आप, ठीक है। ये प्लस और माइनस फेस होगा,
मान लो कोई एस का ऑर्बिटल आ रहा है जिस पर एक पूरा एक ही फेस होगा, तो ऐसे भी ओवरलैप आपके कभी भी अलाउड नहीं होंगे और इनको हम लोग कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं हम लोग? जीरो ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ये भी कभी अलाउड नहीं होंगे, ये भी कभी अलाउड नहीं होंगे। केवल पॉजिटिव इन फेस जो ओवरलैपिंग होंगी वही अलाउ होंगी। बीपीटी के हिसाब से आप ये भी थोड़ा सा याद रखें। थ्योरी में आपको दूंगा, आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करवा देता हूँ, ठीक है। हालांकि मैं स्ट्रेंथ बॉन्डिंग की सिग्मा पाई बॉन्ड्स में भी चर्चा करूँगा, पर मैं यहाँ पे भी कंपेयरिंग करवा देता हूँ कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग आपकी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर एक्सियल ओवरलैप्ड होगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ आपके बढ़ेंगे। और कोलैटरल अगर ओवरलैपिंग होंगी तो आपके ओवरलैप्ड लेस होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। बीपीटी की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप पढ़िएगा, थ्योरी पढ़िएगा, आपके समझ में आएगी। मैंने सब कुछ डिस्कस किया, बीपीटी क्या कहना चाहती है, बीपीटी के हिसाब से बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होते हैं, बीपीटी के हिसाब से पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैप्ड क्या होते हैं, सब कुछ आपको बताया है। समझिएगा, प्रयास करिएगा। अब हम अगली नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे सिग्मा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशंस, समझेंगे क्या होता है सिग्मा पाई, कैसे फॉर्म्ड होता है सिग्मा पाई। ओके, अगले लेक्चर्स में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा प्लीज़। थैंक यू।